नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। दुर्वादि घृत, जो कि आयुर्वेद सार संग्रह का रेफरेंस है। हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को दुर्वा बहुत ही पसंद है और ऐसे माना जाता है कि गणेश की पूजा दुर्वा के बिना संपन्न ही नहीं हो सकती है। इतना क्या महत्व है कि हम कभी भी जब गणेश की पूजा करते हैं तो दुर्वा वहां पर बिल्कुल चढ़ाते ही है, कंपलसरी। और जैसे अभी आज हमने गणेश की प्रतिष्ठापना की है हर घर में, भारत भर में और भारत के बाहर भी देशों में गणपति और गणेश फेस्टिवल बहुत ही एक प्यारा सा उत्सव होता है। मुझे लगता है कि सबसे ये प्रिय भी है और बच्चों से लेकर सभी को पसंद भी है। और गणेश की पूजा के समय बहुत सारी बातें भी सामने आती है कि जैसे रोज जो हम लोग प्रसाद बनाते हैं वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। गणेश जी को सब कुछ प्रसाद में हम ऐसा नहीं कि केवल मिठाई चढ़ा सकते हैं, जैसे कि अलग अलग व्यंजन बना गणेश की पूजा में कई सारी सामग्रियां लगती है। उसको अगर अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो भी मुझे लगता है कि वो सारे मेडिसिनल यूजेस वाली ही है। और बस इसी से लेकर आज हमने दुर्वादि घृत को यहाँ पर डिस्कस करना है, जो कि महिलाओं के विकारों में भी और कई सारे विकारों में भी इसका बहुत ही महत्व है। बट सबसे पहले मैं बताऊंगी कि दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। यहाँ पर एक स्टोरी बताई जाती है कि जैसे कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी, और ऐसी स्थिति आ गई थी, एक मतलब ये स्टोरी ही है और इस स्टोरी के अनुसार ये बताया गया है कि पुराणों में एक असुर था, जैसे उनका नाम अनलासुर करके है, और जिन्होंने काफी परेशानियां कर दी थी स्वर्ग में और पृथ्वी में भी। और यह सब लाइक ऋषि मुनियों के लिए भी आपत्ति बन गई थी। तब सभी देवता इस राक्षस का विनाश करने के लिए महादेव के पास चले जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं। महादेव के पास जाने के बाद, कैलाश पर्वत जाने के बाद वहां पर ये सारी बातें सुनकर शिव जी बताते हैं कि इस अनलासुर का, राक्षस का अंत केवल गणेश जी ही कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान गणेश ने इस अनलासुर को निगल लिया, और इसको निगलने के बाद उनके पेट में काफी जलन होने लगी थी। और इतनी जलन होने लगी थी तो फिर वहां पे कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठ बनाकर गणेश जी को खाने को दी, और फिर जाकर उनकी पेट की आग, जलन कम हो गई। और तब से लेकर इस प्रथा बन गई कि गणेश जी को दुर्वा पसंद है, क्योंकि दुर्वा पित्त का शमन करती है। दाह, जलन, तृष्णा, प्यास से लेकर पित्त से संबंधित सारे जो कि रक्त के भी विकार है, इन सभी पर भी इसका बहुत ही अधिक अच्छा परिणाम मिल जाता है। इसी से लेकर आज तक सदियों से हम लोग इस दुर्वा की 21 जुड़ियों को गणेश जी को चढ़ा देते हैं। और बस ये स्टोरी तो है, बट इससे हमें सीख ये मिलती है कि किस प्रकार से दुर्वादि घृत ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और किस प्रकार से इसका प्रयोग हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। और इसीलिए आज के सत्र में, जैसे मैंने इसका रेफरेंस आपको बताया, दुर्वादि घृत, ये आयुर्वेद सार संग्रह में इसका बताया उल्लेख आता है। इसमें इसी के साथ सिद्ध योग संग्रह में भी इसका वर्णन मिल जाता है। इसको बनाने के तरीके एक दो अलग तरीके हो सकते हैं, या एक आधा दूसरा कंटेंट जो है वो भी अलग हो सकता है। बट जैसे कि आमतौर पर अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि इसमें क्या है, तो मुख्य रूप से इसमें दुर्वा मिलाई गई है। दुर्वा के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये एक ग्रास के रूप में बनती है, कहीं पर भी आपको मिल जाती है। इसको बर्मुडा ग्रास कहा जाता है। साइनोन डैक्टोलॉन करके इसका जो लैटिन नेम है। और ये अलग अलग प्रकार के आई डिसीजेस में या दाह जनित विकारों में, जैसे हार्पिस है, या यूट्राइन डिसऑर्डर्स में, कन्वर्जेंस में, कई प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए उसका नाम दुर्वा रखा है। और ये यव कुल से आती है। और इसका अगर गुणधर्म, हम लोग इसको मराठी में हम लोग हरड़ी बोलते हैं, और अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम होंगे इसके। डूब कहा जाता है, हिंदी में इसको डूब कहते हैं, शायद आप सभी जानते हैं जो हिंदी भाषिक वाले हैं। और ये बहुत ही छोटा सा एक स्मॉल हर्ब है, बहुत जल्दी ये फैल जाता है। इसका जो रस है ये मधुर है, कषाय भी है, और इसी के साथ ये लघु भी है। इसका विपाक मधुर बन जाता है, इसीलिए इसका उपयोग हम पित्त शमन के रूप से करते हैं। इसका वीर्य शीत है, और ओवरऑल इसकी प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो ये कफ और पित्त के विकारों में बहुत अच्छा परिणाम देता है।
इसका प्रयोग करना है तो आप इसका जूस बना सकते हैं, इसका काढ़ा बनाकर 50 ml तक की मात्रा में दे सकते हैं। इसका जूस काफी पसंद किया जाता है। जैसे हम लोग भी हमेशा बताते हैं ना कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, नेजल ब्लीडिंग हो रही है या मेनोरोजिया है, तो उसमें इसका नस्य हम लोग बता देते हैं और आप इसका सेवन भी कर सकते हैं 10 से 20 ml की मात्रा में। इसका पूरा प्लांट ये उपयोग में लाया जाता है। और इस प्रकार से इसकी मैंने प्राथमिक जानकारी दे दी कि दुर्वा क्या है। दुर्वा प्लांट की अगर बात करेंगे या दुर्वा घृत की भी बात करेंगे तो ये इन सभी दाह जनित विकारों के साथ साथ इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए, बहुत ज्यादा मात्रा में। ये घृत है, देखिए सिंपल आप बात बताऊं मैं आपको, तो ये घृत है, तो घृत तो पित्त शमन का काम करता ही है। और इसी के साथ साथ पित्त से जुड़ा जो रक्त धातु है, इसके विकारों में भी इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। कोई भी घृत आपने घर में भी देखा होगा कि कभी जलन होती है, कभी कुछ ये बन जाता है, बर्न होता है, तो घर में हम लोग गाय का घी या जो भी घी है अवेलेबल उसको लगा देते हैं और धीरे धीरे ये जख्म दुरुस्त होने लगता है। तो इसी प्रकार से इस दुर्वादि घृत का उपयोग आप अलग अलग प्रकार के जो व्रण है, फिशर्स है, उसमें भी काफी अच्छे से इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। यानी ओवरऑल हम देखेंगे आज के सत्र में कि दुर्वा विघृत कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। इसके कंटेंट्स में बता रही थी आपको, इसमें लेना है दुर्वा, फिर अनार के फूल, ये जो क्लासिकल जो है इसको मैं पहले बताती हूँ, और फिर बाद में जैसे अलग अलग कंपनियां अगर बनाती है तो आई थिंक एक दूसरा घटक इसमें कम ज्यादा हो सकता है। इसमें दूर्वा हमने लेना है, फिर अनार के फूल, मंजिष्ठा। देखिए सारे द्रव्यों के आप गुणधर्म भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे अनार भी पित्त का शमन करता है, मंजिष्ठा रक्त शोधक है, कमल केशर पित्त शमन करेगा, गुलर के फूल ये भी पित्त कषाय वाले होंगे, खस पित्त शमन करेगा, नागर मोथा यानी मुस्ता जो रसपाचन एवं दाह शमन भी काम करता है। बहुत सुंदर द्रव्य नागर मोथा जो हम पित्त शमन या रसपाचक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। चंदन ये भी पित्त का शमन करता है, पद्माख ये भी पित्त का शमन करता है, अड़ुलसा यानी वासा ये भी कहीं ना कहीं रक्त और पित्त दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, केशर, गेरू और नागकेशर, इन सभी को एक एक तोला की मात्रा में लेना है। इसका आप चूर्ण बना लीजिएगा, अच्छा सा महीन चूर्ण, इसको कपड़ा छान करिएगा और इसको अलग से आप थोड़ा पानी मिलाकर कल्क बनाकर रख दीजिएगा। फिर आगे उसमें हम लोग लेंगे अजाक्षीर, बकरी का दूध, घी, और इसमें हमें पेठे का रस भी लेना है और चावल का पानी, ऐसे 64 तोला लेकर हम लोग इसको पका देंगे और अच्छे से जैसे इसका काढ़ा बन जाएगा, पाक बन जाएगा, इसमें फिर कल्क डालेंगे और जैसे दूध हम लोग रेगुलरली सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार से इसका हम लोग सिद्धिकरण लक्षण दिखने लगेंगे, तब हम लोग इसको फिर से छान कर रख देंगे। इसको आप जैसे 1 तोला यानी 10 ग्राम की मात्रा में आप यूज कर सकते हैं, 8 से 10 ग्राम या 12 ग्राम इतने तक, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी या जहां पर जैसे भी आपको यूज करना है इस प्रकार से। अगर आपको पित्त में यूज करना है या पित्त प्रकोप में यूज करना है, जैसे हम लोग अभी इसके रक्त प्रदर की बात करते हैं, तो उसमें आप मिश्री के साथ या बत्तासा के साथ इसका प्रयोग करिएगा और सुबह शाम की मात्रा में इसका प्रयोग करना है। अभी इसके उपयोग की तरफ बढ़ते हैं कि इसका कहाँ कहाँ पर यूज करना है। जैसे रोगाधिकार या अनुभूत अगर इसका प्रयोग बताएंगे तो ये हर प्रकार के रक्तस्राव यानी नासा से लेकर सभी प्रकार से जहां पर भी ब्लीडिंग हो रही है वहां से, यानी कान से, नाक से या लाइक गुदद्वार से, वजाइना से, जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है यानी अति प्रवृत्ति है रक्त की, कहीं ना कहीं उष्ण गुण बढ़ा है, इसमें पित्त का प्रकोप भी देखा जाता है और पित्त और रक्त के साहचर्य के साथ ही ब्लीडिंग बनती है। और इसी ब्लीडिंग के कारण जो भी हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं ना, उसमें हमेशा से हम स्तंभन की तरफ चलते हैं और स्तंभन में हम शीत, कषाय, तिक्त रसों का प्रयोग करते हैं। जो भी कल्पनाएं हम लोग यूज करेंगे ना, या कभी कभी हमें मात्रा बस्ती की जरूरत पड़ती है या हम पहले रसपाचन, रक्तपाचन करते हैं या फिर हेतु पर हम लोग काम करते हैं। मुझे एक बात फिर से मैं बताऊंगी, हम लोग हमेशा व्याधि के बारे में सोचते हैं, बट ऐसा ना करते हुए हमें छोटे छोटे हेतुओं को भी देखना है और हेतु परिमार्जन ही हमारा फर्स्ट ध्यान रहेगा कि हम पहले हेतु परिमार्जन पर ही काम करें और फिर उसके बाद जिस प्रकार से हेतु बने हैं इसका शमन करने के लिए जिन गुणों की जरूरत है, इन गुणों पर हमें ध्यान देना होगा और फिर हमारी ट्रीटमेंट आगे जैसे बढ़ेगी हम इसको प्लान करते चलेंगे। इस प्रकार से इसका पहला उपयोग करना है आपको, जो भी सारे
रक्तस्राव है, इन सभी में इसका प्रयोग करिएगा। आप जैसे इसका नस्य भी दे सकते हैं, नासा में आप डालने को लगाइएगा 4-4 बूंद या जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपको। ऐसे जरूरी नहीं कि नेजल ब्लीडिंग हो तो ही, बट मेनोरोजिया या रेक्टल ब्लीडिंग होती है तो भी हम नस्य देते हैं। जैसे कि नासा मेनोरोजिया के अलग अलग कारण होते हैं, या रेक्टल ब्लीडिंग के भी, जो भी ब्लीडिंग है उसके अलग अलग कारण होते हैं। जैसे नेजल ब्लीडिंग भी हमेशा से कंट्रोल करनी होती है हमें, कहीं ना कहीं जाकर मस्तिष्क पर प्रभाव करने वाले या वहाँ के जो हार्मोनल केमिकल जो भी सिक्रेशंस है उनको कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ता है। और इसी तरह से नासा ही शिरसो द्वारम, और इसीलिए इन सभी में नस्य का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इवन हम लोग गायनिक में बहुत ज्यादा मात्रा में रक्तस्राव को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जैसे मैंने बताया, आप इसका पान भी करवा सकते हैं अगर पेशेंट रेडी नहीं है और आपको भी लग रहा है कि नहीं अभी हम लोग नशे नहीं दे सकते हैं, नहीं देना है कुछ ऋतु या बाकी स्थितियों को देखते हुए, तो इस केस में आप मिश्री के साथ इसका प्रयोग करवाइएगा। आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट इसके मिल जाएगी। दुर्वादी गुरुत्व के रक्त पित्त जनित सभी विकारों में इसका प्रयोग करेंगे। आपको मार्केट में पतंजलि से लेकर कई सारे आर्यवैदिक, वैद्य रत्नम, कई सारे कंपनियों के ये 200 ग्राम के पैकेज में मिल जाएगा। इसके अवेलेबिलिटी की कोई समस्या नहीं है, आपको आराम से ये मिल जाएगा। बट जैसे मैंने बताया, आप इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार से देखिए। देखिए इसमें मैंने जो द्रव्य बताए, जैसे लोटस है, कमल है, इसमें दाड़ीम है, इसमें मंजिष्ठा है जो रक्त के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो कमल है ना, लोटस, ये भी रक्त स्राव जनित सभी विकारों में काम करता है। इवन दो आपको मतलब यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है, बर्निंग भी हो रही, गुदा द्वार से ब्लीडिंग हो रही, पाइल्स में होती है जिसमें दाह भी होता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे सारे द्रव्य। गुलर है, उदुम्बर, तो ये भी कषाय रस वाला है जो कि स्तंभन का काम करेगा। इसमें उशीर है और जो इसी प्रकार से बर्निंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। नागरमोथा भी काम करता है, चंदन भी काम। ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा इसमें जो द्रव्य है वो सारे इसी प्रकार से कार्य करने वाले हैं और इसी का मिला जुला इफेक्ट बहुत सुंदर तरीके से आएगा। इवन दो अभी ये तो रक्त पित्त की बात हो गई, आगे जैसे कोई भी वुंड है, ब्लीडिंग वुंड है, ब्लीडिंग वुंड में भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग वुंड में हमारा प्राइमरी उद्देश्य ये रहता है कि भाई हम लोग रक्त का स्राव बंद करें, उसमें आप लगाइएगा। इंडाइजेशन में वगैरह बाकी तो वो तो ठीक है, बट इसमें जैसे कि इंडिकेशंस खास करके जो है इस ब्लीडिंग वुंड में भी काफी सुंदर आपका परिणाम मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, दाह, दाह विकार में भी बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें हम अलग अलग तरीके से चंदनासो, उशिरासो, ऐसे चूर्ण या अरिष्टासो का प्रयोग करते हैं ना दाह में, आपको इसमें सारे कंटेंट्स मिल जाएगा। तो आप इसका लाइक ओरल यूज करवाइएगा 10 ग्राम सवेरे शाम, तंडुलोदक के साथ दे सकते हो आप, जिससे भी आपको अनुपान, जो भी आपकी युक्ति से आप इस अनुपान का उपयोग करके एनी टाइप ऑफ दाह। अभी दाह की बात आती है, देखिए दाह भी ज्वर में दाह होता है, विसर्प में दाह होता है, अलग अलग व्याधियों में दाह ये लक्षण होता है। इवन कभी कभी पित्तज कास भी होता है, उसमें भी खांसने के या गले में दाह जैसे लगता है। ऐसे में भी आप, या ज्वर के कई सारे प्रकारों में, पित्तज ज्वर में भी पेशेंट को एक तरफ ठंडी बजकर आती है और ठंडी कम हो जाती है तो बाद में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, फिर ठंडा पानी नहीं पी सकते। उसको ऐसा होता है ना कि मुझे ठंडा पानी थोड़ा सा तो भी पीना है जिसके बिना मैं अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो वहां पर भी आप जरूर ज्वर के इसमें, क्योंकि इसमें ज्वर पर भी काम करने वाले सारे द्रव्य है, मुस्ता है, इसमें नागकेशर है और मंजिष्ठा, रक्त चंदन, कमल है, सारे द्रव्य जो है वो ज्वर पर भी काफी अच्छे से काम करेंगे। तो ज्वर की अवस्था में भी आप इसका पान करवा सकते हैं। ठीक है। अभी कुछ कुछ लोगों में कभी कभी बहुत ज्यादा या सीजन वाइज भी देखा जाता है ना, या कभी कभी पित्त का प्रकोप भी बहुत ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट, तृष्णा, ये भी एक व्याधि के रूप में बताया, एक लक्षण भी है जहां पर पित्त बढ़ जाता है उसमें बिल्कुल तृष्णा ये लक्षण होता है, वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फिर जैसे अम्ल पित्त अल्सर वहां पे बन जाता है, डिओडिनल या पेप्टिक अल्सर है जहां पर आमाशय में या डिओडिनल में, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में क्षारधर्मी पदार्थों के सेवन से या क्षारधर्मी पदार्थों के सिक्रेशन से एक व्रण जैसे बन जाता है। उसके लिए तो हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर कल्प है। बट इसी के साथ इन सभी दाढ़ी मास्टक चूर्ण या आप जो भी दाढ़ी मावले या बाकी जो भी कल्प यूज करेंगे, इन सभी कल्पों के साथ आपको ये भी बहुत सुंदर तरीके से काम करेगा। तो वहां पर भी आप
इसका उपयोग कर सकते हो। दुर्वादी घृत हम वहां पर भी अच्छे से इंडिकेशन उसका भी मिल जाएगा, या आप वहां पे भी इसका प्रयोग कर सकते हो एनी टाइप ऑफ इस प्रकार से। नेक्स्ट, जैसे कि मुंह में भी छाले पड़ते, केवल अमाशय में या ग्रहणी में छाले नहीं पड़ते, पित्त बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं मुंह में भी छाले आ जाते हैं। स्टोमाटाइटिस ये पित्त के व्यक्तियों को या पित्त प्रकृति के व्यक्तियों को तो हमेशा मतलब साल में 3-4 बार तो उनको होता ही है। तो बहुत सारे उपाय कर जाते, और एलोपैथी में तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन डिफिशियंसी मानकर इसको विटामिन और कॉम्बिफ्लान टैबलेट दी जाती है। बट मेरे विचार से इसमें भी ये दुर्वादी घृत बहुत सुंदर तरीके से काम करेगा, तो हम इसके साथ भी चल सकते हैं। इसी के साथ साथ कभी कभी उष्मा के कारण भी चक्कर सा आ जाता है, तो चक्कर आने के इस सिचुएशन में भी हमें कुछ पित्त का शमन, या फिर हम लोग कोई शरबत पिला देते हैं, कोई इसके साथ प्रवाल या कामदुधा सुदशेखर ऐसे विकल्प को यूज करते हैं ना। तो आप इसमें भी चक्कर आ रहे पित्त के कारण अगर चक्कर आती है, जैसे कि सूर्यावर्तक या माइग्रेन में कभी कभी हो जाता है, बहुत अचानक सीवियर रिएक्ट होता है और उसमें पेशेंट बहुत ही मतलब उसको कुछ ठंडा खाने की इच्छा बन जाती है, तो ऐसे में भी आपको पेशेंट को 5 दिन 7 दिन का आप कोर्स करवाइएगा इस दुर्वादी घृत का, क्योंकि इसमें सारे पित्त शमन करने वाले द्रव्य है। बिल्कुल आपको बहुत अच्छा पेशेंट को इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जो भी दाग, बर्निंग सेंसेशन है, या जो भी उसको बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है, चक्कर भी आ रहा है, इन ये सभी लक्षण कहीं ना कहीं आपको माइग्रेन जैसे सभी व्याधियों में मिल जाएंगे। तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो दुर्वादी घृत। वहां पर भी एक बहुत सुंदर तरीके से इसका उपयोग वहां पर भी बताया जाता है। एक्सेसिव या कभी कभी जैसे प्रॉपर डाइजेशन भी नहीं होता है, तो प्रॉपर डाइजेशन भी नहीं होता है, और जिसके साथ भी ऐसे लगता है ना कि छाती में जलन हो रहा है या खट्टे डकार आ रहे, अम्ल डकार, अम्लोदगार बोलते हैं हम लोग इसको इसमें। तो उसमें भी जैसे पित्त का प्रधान ही है ना ये, तो पित्त शमन के विचार से आपको वहां पर भी इसका एक अच्छा परिणाम मिल जाएगा। फिर मैं आगे जैसे बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। मेनोरोजिया में आप जैसे अशोकारिष्ट या पुष्याणु चूर्ण ऐसे सभी कल्पों के साथ इसका प्रयोग करवाइएगा। बेस्ट आपको ये इसका मिल जाएगा दुर्वादी घृत। मैं जैसे दुर्वादी घृत हमेशा बताती हूँ, इसमें मैंने रोजिया में भी बताती हूँ, मैं दुर्वा सरस का नस्य भी बताती हूँ इसमें, तो काफी सुंदर तरीके से इसके परिणाम हो जाता है। एक और मैं बताऊंगी मैं आगे, जैसे अभी हम पूरी तरीके से विचार करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी डायबिटिक रेटिनोपैथी। जैसे डायबिटीज मधुमेह एक ऐसा व्याधि माना जाता है जो अगर होता है, या डायबिटीज यानी शुगर बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे शरीर के हर अवयव को वो कमजोर बना देती है, फिर मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ जाता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिसमें रेटाइना पर अलग अलग चेंजेस दिखते हैं, और इसमें भी कई बार लाइक इसका परिणाम विजन पर होने लगता है। रेटाइनल चेंजेस जिसको हम यानी रेटाइना का जो काम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है, अवरोध होता है, और इसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी का नाम दिया जाता है। इसमें अभी पित्त का क्या संबंध है? बिल्कुल इसमें हमें आगे चलकर जो विजन इंपेयरमेंट होती है, जैसे कि नेत्र में आलोचक पित्त का स्थान है, और जो विजन इंपेयरमेंट होती है इसको आयुर्वेदिक तरीके से हम लोग तिमिर व्याधि बताते हैं, और इसमें हमें पित्त शमन और रक्त प्रसादन चिकित्सा करनी होती है। बिकॉज कई बार ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में देर इज हिमोरेज और ब्लीडिंग होती है इंटरनल, जिसको हम ऊर्ध्व रक्तपित्त भी कह सकते हैं। एंड सो सहस्त्र योग में या सभी किताबों में जिस प्रकार से इसको देखा गया, ट्रीटमेंट बताई गई, अनुभूति और हम यूज करते भी है, तो इसमें भी ये दुर्वादी घृत का वहां पे वर्णन आया हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जो जैसे मैंने बताया ये पित्त का शमन करेगी, और जाकर आपके डायबिटिक रेटाइनोपैथी या इंटरनल ब्लीडिंग जो भी हो रही वहां पर उसमें भी काम करेगा। बिकॉज इट इज हैविंग उशीर, उत्पल, मुस्ता, चंदन, पद्मल, देखिए सुंदर सुंदर द्रव्य है, और इसी द्रव्यों के साथ ये जाकर काम करेगा, पित्त का शमन करेगा, और धीरे धीरे जो वहां पे इंजुरी हो रही थी, जो अवरोध हो रहा था रेटाइनल फंक्शन में, उस फंक्शन में भी इंप्रूवमेंट आ जाए, और इस प्रकार से ये जाकर काम करेगा बिल्कुल। और धीरे धीरे फिर जो भी परिणाम उसके होते हैं वो भी कम करने में इसका बहुत अच्छे से उपयोग होता है।
वैद्यरत्नम का जो दुर्वाघृत है, काफी इसका प्रयोग हम लोग आमाशय के गैस्ट्राइटिस जैसे व्याधियों में भी ये होता है। कभी कभी सूतिका अवस्था में या ब्रेस्ट फीडिंग में भी समस्या होती है। सूतिका अवस्था में भी ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में दे या ना दे, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से तो ब्रेस्ट फीडिंग में यानी स्तनपान जन्य अवस्था में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे कोई हमारे पास एविडेंसेस नहीं है कि जो इसके साथ नुकसान देखे गए, बिकॉज ऑल और इंग्रेडिएंट्स आर पित्त शमक, और कोई ऐसे ये नहीं है। सो मतलब हम आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं सूतिका अवस्था में भी। कई बार ऐसे होता है ना, संदिग्धता होती है कि हम लोग दे या ना दे, तो आप आराम से इसका सेवन करवा सकते हैं। एक और बताऊंगी मैं, विसर्प की बात मैंने ऑलरेडी की थी। विसर्प जिसमें बहुत ज्यादा जलन, दाह, बहुत बेकार, मतलब परेशान बहुत होता है पेशेंट, इतना दाह उसमें होता है विसर्प में, और इसमें भी पित्त और रक्त की संप्राप्ति होती है, उसमें भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। वहां पर भी आप उसका पान करवाइएगा बिल्कुल, या फिर आप लोकल एप्लीकेशन के रूप में भी लगा सकते हैं। सुंदर आपको परिणाम मिल जाएगा। लोकल भी आप इसका अप्लाई करते हैं लोकल भी, तो भी आपको कोई समस्या नहीं आए, यानी आप लगा सकते हैं इसका जो ये है। नेक्स्ट, अभी मैंने ब्लीडिंग ऊन की बात की थी, यानी खून बहने वाली चोट। जैसे आप खून अभी जो अर्श होता है ना, वो चोट तो नहीं है, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ चोट, बट ये कहीं ना कहीं वहां पर जो भी संप्राप्ति बन गई है, जिसके साथ अर्शांकुर बन गए, कभी कभी इससे खून बदलता है, बहता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसमें भी आप इसका, मैं बताऊं आपको, इसका हल्का सा गॉज पीस लीजिएगा और इसमें ये लगाकर, दूर्वा घृत लगाकर आप वहां पे लगा दीजिएगा, लोकल एप्लीकेशन करवाइएगा। लोकल एप्लीकेशन के हर प्रकार से फायदे होंगे। एक तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी, दूसरा जो वहां पर भी ऊन बनी है वो भी कम हो। आप ऐसे ही जो ये होता है ना, पाइल्स के साथ साथ फिशर्स होते हैं जिसमें वहां पे चीर होती है, और इसमें भी जैसे स्टूल पास करते समय पेशेंट को काफी दर्द होता है, तो वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कभी कभी पेशेंट्स में खासकर, या अगर वोमिटिंग हो रही है, तो वहां पर भी लास्ट में कभी कभी ब्लड स्टेन आ जाता है और पेशेंट घबरा जाता है कि क्या करें, तो इसमें भी आप यहाँ पर दुर्वा घृत लगाइएगा। देखिए कितने अलग अलग उपयोग आज मैं बता रही हूँ आपको। हम लोग दुर्वा घृत केवल एक पित्त शमन का जरिया मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो आप डायबिटिक रेटिनोपैथी तक इसका काम होता है, जो कि जाकर ट्रांस नेजल्स पर काम कर रक्त, वहां पे जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है उसको भी वो नियंत्रित करता है। विसर्प या कोई भी स्किन डिसीज जिसमें पित्त संप्राप्ति है, जलन हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, इसमें भी आप इसका आप पान भी करवाइए, आप लोकल एप्लीकेशन भी करवाइएगा, क्योंकि दुर्वा में एंटीसेप्टिक भी प्रॉपर्टीज है, आप इसमें एंटी इंफ्लामेटरी भी प्रॉपर्टी है, यानी सूजन भी कम करेगा, खुजली भी कम करेगा। तो एक्जिमा जहां पर चकते बने हैं ऐसे, उसमें भी आप लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने स्टोमेटाइटिस की बात की थी, मुखपाक की बात की थी। मुखपाक के साथ कभी कभी लोगों में जिसमें पित्त का प्रधानता होती है, उनमें कभी कभी ब्रश करते समय गम से ब्लीडिंग होने लगती है। गम से ब्लीडिंग आना, जैसे हम सोचते कि विटामिन सी की डिफिशियंसी या स्कर्वी रोग की ये है, बट इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये रक्त और पित्त की दृष्टि भी बताता है। सो रक्त और पित्त की इस दृष्टि में, या जहां पर मसूड़ों में खून निकल रहा है, तो आप वहां पर लोकली लगाइए या फिर आप पान करवाइए, बेस्ट आपको काम मिलेगा। नेक्स्ट मैं बताऊंगी, जैसे मैंने ब्लीडिंग का ये बताया था ना, कभी कभी हमारे त्वचा से भी कुछ कारण, जख्मे के कारण बालों के रोमों से रक्तस्राव होने लगता है, तो वहां पे आप लोकली लगाइएगा, लोकल आप लगा सकते हैं। अभी मैंने ब्लीडिंग की बात की थी, नाक, नासा से तो हम लोग यूज करते हैं, इसी के साथ योनी या बाकी जो भी है गुदर, उसमें से भी यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कान से भी रक्त निकलने लगता है। कान से रक्त निकलना ये फिर बहुत डरावनी सी बात हो जाती है, हमें फिर वहां पे पता नहीं चलता है। तो इसमें ये बताया जाता है कि आप इस रक्तस्राव को रोकने के लिए, जैसे घी लेकर कॉटन में डालकर, इसका स्टराइल ही होना चाहिए ऑफ कोर्स, तो ये आप कान में भी भर कर रख सकते हैं, जिसके साथ ब्लीडिंग भी कम होगी, और कहीं ना कहीं कुछ अगर कान में व्रण बन गया होगा तो वो भी कम करेगा बिल्कुल। तो इसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और मैं बताऊंगी इसमें अलग तरीके से उपयोग इसका है। आप
आप सावधानी से ही करें इसका प्रयोग। जैसे कभी कभी आंखों में ऐसे दाग या कुछ अलग सा महसूस होता है, वहां पर भी हमें लगता है कि कुछ ठंडा ऐसे कुछ हम लोग ट्रीटमेंट करें, शीतगुण की ट्रीटमेंट हमें करनी होती है। या फिर आप नेचुरली भी जैसे आंखों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए तर्पण, अश्चोतन जैसे उपक्रम करते हैं, तो इस तर्पण में भी आप दुर्वाघृत आप उपयोग में ला सकते हैं। इसमें तर्पण में भी आप दुर्वाघृत का प्रयोग करिएगा, बहुत अच्छे से जो भी पित्तजनित बीमारियां है या आंखों की क्षमता भी बढ़ाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपको इसका प्रयोग अलग तरीके से करना है, जैसे हमने लोकल तो देख लिया या इंटरनल पान के रूप में भी देख लिया। और एक इसका बहुत सुंदर परिणाम है, आप बस्ती के रूप में दुर्वाघृत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है, जो भी ब्लीडिंग है यानी रेक्टल या वजाइनल ब्लीडिंग हो, तो उसमें भी आप इस प्रकार से अनुवासन बस्ती के रूप में दीजिएगा। आपको ये इंटरनली जाकर आपके पक्वाशय तक जाकर काम करना है ना, तो वहां पर आपको ये बस्ती बहुत अच्छा काम करेगी। इवन जैसे आप कभी उत्तर बस्ती, मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती, ये तीनों प्रकार की बस्तियों का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। देखिए, मात्रा बस्ती दीजिएगा 50 ml की मात्रा में, या फिर आपको अनुभव है तो उत्तर बस्ती दीजिए। फिर आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे जैसे अभी अल्सर्स की बात करते हैं या फिर व्रण बन गए हैं या व्रण कुछ भरकर नहीं आ रहे, घाव बन गए, आंतड़ों में घाव बन गए, डाइजेस्टिव में ट्रैक में बन गए, डिओडिनम में बन गए, आमाशय में बन गए, वहां पर भी हमें कुछ अगर पंचकर्म करने होते तो हम लोग बस्ती के साथ चलते हैं ना, निरूह अनुवासन। अपने निरूह में जो भी आपके इच्छित द्रव्य है, जैसे डाल दिए, दशमूल डाल दिया, कोई त्रिफला डाल दिया, फिर तिक्त द्रव्य कुछ डाल दिए, तो उसमें भी आप नेक्स्ट जो अनुवासन करते हैं उसमें आप दुर्वाघृत का प्रयोग करिएगा और आपको एक अच्छे रिजल्ट मिल जाएगा। और पूरा जो भी, जैसे हम लोग पक्वाशय को दूसरा ब्रेन मानते हैं, यानी पक्वाशय में जो भी द्रव्य जाते हैं वो जाकर हमारे मस्तिष्क पर काम करते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस या आपको एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करना है तो वो भी हो जाएगा और लोकल भी उसका बहुत अच्छा परिणाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नेक्स्ट मैं बताती हूँ, बस्ती के रूप में भी बहुत सुंदर इसका परिणाम मिल जाता है। आप अनुवासन बस्ती के रूप में करिए या लाइक मात्रा बस्ती के रूप में करिएगा, जो भी है। नेक्स्ट में इसमें हमने एक शॉर्ट टर्म स्टडीज भी जो करवाते हैं ना बच्चों से, इसमें भी हमने करवाया था। आप जो भी दुष्ट व्रण है, बहुत दिनों का है, इसमें हम कुछ अवगाहन देते हैं, त्रिफला काढ़े से धावन करवाते हैं, अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं ना। कभी कभी जात्यादिग्रुत भी बहुत सुंदर काम करते हैं, जात्यादिग्रुत भी इक्वली काम करता है रोपण के लिए। बट जैसे कि ये दुष्ट व्रण अगर बन जाता है, इवन कहीं पर भी बन जाओ, यानी अगर ये फिशरी नैनो वाला हो, जो भी है, सो बिल्कुल इसमें भी आप इसको लोकल एप्लीकेशन के लिए लगा दीजिएगा। आपको बेस्ट तरीके से इसका ये मिलेगा, जहां पर भी कटिंग बर्निंग सेंसेशन वाला होगा तो इसमें आप दुर्वाघृत वहां पे लोकल लगा दीजिएगा। जैसे मैंने बताया आपको गॉसपीस और स्टेराइल कर कर इसमें लगाइएगा, 5 दिन का 7 दिन का ऐसे आप इसमें लगा सकते हैं, कंटिन्यू लगाइएगा। और बाद में जैसे निकल जाने के बाद गर्म पानी से अगर वॉश कर देते जो भी व्रण बना है, या फिर उस वॉश करने के लिए आप त्रिफला भी यूज कर सकते हैं और बेस्ट तरीके का ये काम करेगा। वहां पर भी बहुत सुंदर तरीके से इसके रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। अभी आगे जैसे मैंने कुछ और बताऊंगी, तो आप जूस के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे काढ़ा आपने दे दिया, कभी कभी इसका उपयोग ना इपिलिप्टिक सीजर्स में भी किया जाता है। जैसे इपिलिप्सी में भी पित्त भी प्रकोप अगर माना जाए तो पित्त का शमन करने के लिए, या अगर इसको रक्त विकार माना जाए तो ऐसे में भी आप दुर्वास सूरज का पान करा सकते हैं। कभी अतिसार हो रहा है, इसमें भी ब्लीडिंग हो रही है, यानी ब्लीडिंग पाइल्स भी है पेशेंट को और डायरिया भी हुआ है, तो फिर ब्लड मिक्सड स्टूल होता है, बिल्कुल, तो ऐसे में आप पान करवाइएगा काढ़ा बनाकर दुर्वा का 50 ml की मात्रा में, बेस्ट रहेगा। फिर आप इसका नस्से भी दीजिएगा। एक और बात बताऊंगी मैं नेक्स्ट, जैसे मैंने मेनोरोजिया में भी बताया था पान करवाना, ऐसे ही यूट्राइन प्रोलैप्स भी आप ट्रीट कर सकते हैं, जो कि यूट्रस के मसल्स को भी स्ट्रेंथ देता है, ये ब्लीडिंग भी कम करेगा एंड यूट्राइन मसल्स को भी ये काम करेगा। त्वचा में स्कैबिस, एक्जिमा एंड हर्पिस या कोई भी व्रण की स्थिति हो वहां दे सकते हैं। एक अलग उपयोग में बताऊंगी, इसका प्रयोग स्कॉर्पियन वाइट में भी
लोकल आप लगा सकते हो, पॉइजन जो होता है, या फिर आप इसका काढ़ा भी दे सकते हो। हम लोग हिंदू कल्चर में दुर्वा को एक रिलीजियस वनस्पति मानते हैं, और इसीलिए आज के सत्र में, जैसे आज गणेश चतुर्थी के दिन मैंने इसको लिया, और ये इसके साथ जो भी सारे इसके उपयोग है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया। अलग अलग कल्प भी बन जाते हैं, दुर्वा तो घृत है ही, इसी के साथ साथ कुछ पटोलादि चूर्ण वगैरह है, इसमें भी दुर्वा होती है, दुर्वा तेल बनता है, या कामदूधा रस में भी होती है। मतलब जो इसका वहां पर भी उपयोग ही है पित्त का शमन करवाना। सो दुर्वा विघृत हम एक स्नेहपान के रूप में, जहां पर आपको उन्माद अपस्मार या सीजर वाला पेशेंट मिल जाता है, उसमें दे सकते हैं। वुंड हीलिंग तो इसका एरिया ही है। वुंड हीलिंग में तो जो भी ग्रैनुलेशन होता है या विथलाइजेशन होता है ना उनका, या वेस्कुलरिटी होती है, या फिर हेमोरेज होता है, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये कफ पित्त शामक है, तो आप एंटी ट्यूमर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। अभी और एक लास्ट वाला मैं बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी परिचर्चा चलती है डेली, प्रजास्थापन गण में भी इसको डाला गया है। सो सी दुर्वा, ये अब कहाँ यूज करेंगे, जिन महिलाओं में रिपीटेड ये होता है, अबॉर्शन होता है, टॉर्च पॉजिटिव रहती है, उसमें हम लोग प्रजास्थापन वाले द्रव्य, प्रजास्थापन वटी, जो भी कंटेंट मिल जाते हैं उसका घृत काढ़ा चूर्ण बनाकर देते हैं। तो बिल्कुल ये जो रिपीटेड अबॉर्शन के केसेस है, इसमें एक ये करने के लिए स्तंभन या प्रिजर्वेशन ऑफ द फीटस, गर्भ स्थापना, गर्भ स्थिरीकरण, इन सभी में आप इसका उपयोग करिए। सो आप वहां पर भी दे सकते हो। आचार्य अलग अलग निघंटुकार जो है, धन्वंतरी निघंटु में इसको करवीरादि गण में बताया है, कैदव निघंटु में, औषधि वर्ग में, राज निघंटु में, शालमलादि वर्ग में, शोढल निघंटु में, करवीरादि वर्ग में। मतलब ये क्यों बता रही हूँ मैं कि हमारे आचार्य ने किस प्रकार से इस द्रव्य का वर्णन किया है। सो बिल्कुल इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल मेडिकेशन दोनों के रूप से आप इसका प्रयोग कर सकते हो, बिकॉज इट रियली वर्क्स ऑन द पित्त दोष। नर्वस सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करेगा। आप इंटरनल दीजिएगा, एपिलिप्सी या जो भी, मतलब देखिए नर्वस सिस्टम को कूलिंग इफेक्ट चाहिए, पित्त प्रकोप को आपको ये करना है। सो पित्त प्रकोप और नर्वस सिस्टम से जुड़े जो भी डिसीजेस है, जिसमें गुस्सा ज्यादा आता है, एंगर है, इरिटेशन वाला पेशेंट होते हैं ना आजकल, अलग अलग स्वभाव, क्रोध बहुत है आज के जनरेशन में, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, और फिर इसी के साथ पित्त बढ़ जाता है, और ये बाकी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप इसको यूज करिएगा। इसी के साथ साथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो इसका बहुत ही मेन एरिया है, तो वहां पर तो काम करना ही है इसका, दुर्वादि घृत का। मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया कि जिनमें जैसे कि रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं, इन केस में आप दीजिएगा, जो कि फिटस को स्थिर कराएगा, नरिश कराएगा। हेवी मेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं आप इसका, इसका व्रण में आप प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से दाह और पित्त शमन, ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये बेस्ट तरीके से काम करता है। सो आई थिंक आज के सत्र में मुझे लगता है ये काफी जानकारी हमने ले ली है इसके बारे में, दुर्वादि घृत के बारे में, और ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। इसके मिलने की कोई मतलब आपत्ति नहीं है, आराम से इजीली मिल जाता है दुर्वादि घृत। सो इस प्रकार से आज के, अभी मैं सारे हमारे डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, सारे डॉक्टर ज्योति पाल, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, डॉक्टर शुभ्रा जी, बताइए मैम बहुत दिनों के बाद। सो आपने कहाँ पर यूज किया है मैम इसका, बताइए, बोलिए। मंदाकिनी जी, अर्शिया, माधुरी, यस मैम बोलिए। जी मैम, सुना मैंने, अच्छा अच्छा बताया आपने, लेकिन हम लोग दुर्वा घृत तो यूज नहीं किए मैम, अब करेंगे। और दुर्वा स्वरस वगैरह तो हम लोग यूज करते ही रहते हैं। अच्छा, हाँ स्वरस आप करते हैं क्या? जाता है। ओके, और बताइए मंदाकिनी जी, पेशेंट के मेरा, अच्छा हाँ एक केस था मेरा मैम, ये आप देखिए लिम्फेडिनाइटिस का केस था मेरा। तो इसको ना एक्चुअली इसमें लॉकडाउन फर्स्ट में इसको हुआ था ऐसा, बचपन में पहले वहाँ गांठ हुई थी और बॉयल हुआ था कुछ
ठीक हो गया था, फिर वो लॉकडाउन में हुआ था उसको। फिर उसके बाद उसने कहीं ऐसे लोकल दवा लेके खा लिया तो ठीक हो गया। फिर वो मेरे पास आई दिखाने के लिए, तो मैंने दवा दी। यहाँ की तो मतलब जो दवाइयाँ होती है वो भी इससे कम हो गया, एकदम छोटा हो गया। बट वो चली गई RML, राम मनोहर लोहिया में। वहाँ उन्होंने दिखाया वगैरह, मैंने उन्हें बोला भी था कि आप FNAC करा लीजिएगा, वो वहीं चली गई, उन्होंने FNAC कराया। तो उनका FNAC इतना निकला है 1263। और अभी स्वेलिंग नहीं है, दबाने पे भी दर्द होता है मैम उसको। तो इसमें एज क्या है मतलब मैं क्या, पेशेंट की, एज क्या है? एज मैंने तो पता नहीं। आप, हाँ हाँ बताइए। अच्छा, ये डाला है ना फोटो आपने, मैं शेयर भी करती हूँ। FNAC रिएक्टिव है, अच्छा। हाँ जी। कुछ स्कैनिंग किया है आपने? होती है मैम कुछ कैंसर के मार्कर्स वगैरह का टेस्ट करवाया है? मार्कर किसका मैम, नहीं समझ में आया मुझे। कैंसर के मार्कर्स का भी होता है ना इन्वेस्टिगेशन? वो तो नहीं कराया मैम, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या करवाऊँ मैं इसमें आगे, क्योंकि FNAC इतना आया है। बाकी ब्रेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम आयुर्वेद नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये लोग तो मना नहीं, कर दिए। मैमोग्राफी वगैरह करवाई? मैमोग्राफी नहीं अभी नहीं कराई है, अभी सजेस्ट किया है तो वो बोल रही है कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा एज भी ऐसी रिस्की है आपकी, और कराना तो पड़ेगा ही। नहीं, तो एज क्या है मैम? एज बताइए फिर से एक बार। 40 साल है। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं सारे। अच्छा मेनोपॉज में चल रही है इसमें। अच्छा, ओके। बाकी भूख वगैरह सब अच्छी है, कोई दिक्कत कोई इश्यू नहीं है बस। अच्छा, तो मैमोग्राफी कराएं मैम इनकी, या फिर MRI कराऊं? मैमोग्राफी मुझे लगता है ना करे तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा ना पेशेंट भी, आप भी प्लान कर सकते हैं फिर कैसे करना है, क्या करना है ना। ठीक है, तब तक दीपन पाचन देते क्या शुरू करें, क्योंकि यानी डिस्चार्ज डिस्चार्ज तो कुछ भी नहीं है, और दबाने हाँ पे दर्द होगा। फिर एक्जिला में भी एक छोटा सा जो जो एपोलिक्स को होता ही है, तो वो भी उसमें भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मैम, रस अभी क्या करेंगे ना, अपना रसपाचक रक्तपाचक आपने क्या दिया है, कुछ स्टार्ट किया है क्या? अभी मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने यहीं की दवा दे दी है। जो पहले मैंने दवा यहाँ की चलाई थी ना, क्या दिया है? उसको मैंने दिया था मैम एसाइक्लिक एसपी, और बाकी एक पेनकोची था, और एक ग्लूकोन दिया था, और एक एमोक्सिलिन दिया था बस। अच्छा, और कुछ तो पूछना उससे है क्या किसी को? और कुछ पूछना है किसी को? अर्शिया जी और डॉक्टर्स, पूछना है किसी को कुछ और इसमें? यस मैम। मैम मेंसेस कैसे है इसके? मैम मेनोपॉज मेनोपॉज, अच्छा टाइमली मेनोपॉज है। हाँ। अच्छा, तो आई थिंक रस रक्तपाचक तो दीजिएगा, आरोग्यवर्धिनी, और कांचनार गुगुल 2 बीडी, और सूक्ष्म त्रिफला दीजिएगा, सूक्ष्म त्रिफला। और किसी को कुछ ऐड करवाना है इसमें? देखिए ये टिपिकल लिम्फेडिनोपैथी की है। मैम इसको पेन है क्या पेशेंट को? अंदर के नीचे? करती हूँ मैं ना, जब दबाती हूँ तभी होता है, ऐसे नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, मतलब ऐसे रूटीनली पेन नहीं है? नहीं नहीं है, ओके ठीक है। मैम कुछ लाइक कोई बाइट या कुछ ऐसा तो नहीं है ना? नहीं मैम, एक्चुअली पता ना फोड़ा हुआ था ना उस साइड पे, तो वो फोड़ा ठीक हो गया था। उसके बाद अब जो नया निकला है वो, इसलिए वो आपको वाइट दिख रहा है शायद कुछ। एक में और इसमें ना पंचतिक्त घृत टैबलेट भी ऐड करिए मैम, वो भी काफी सुंदर काम करती है इसमें ना, लिम्फेटिक सिस्टम में काम बहुत अच्छा करती है, और मैम सूजन भी कम करेगी। पंचतिक्त
का घृत टैबलेट, हाँ बीडी, 1 बीडी दीजिएगा। और एक मैंने कल पढ़ाई थी, देखिएगा, ककरमिन करके, कुरकुमिन कैप्सूल, वो भी ऐड करिएगा, वो भी काफी सुंदर काम करेगी। हल्दी वाली जो है ना वो कैप्सूल पतंजलि की आती है, वो ना लिम्फोमा सेल पर काम करेगा। अच्छा, बहुत हो जाएगा, इतने रेमेडीज तो अच्छे काम करेंगे। कांचना दिया मैंने, आरोग्य वर्धिनी है, करक्यूमिन है, और पंचतिक्त घृत टैबलेट दीजिएगा। हाँ मैम, वार्म कॉम्प्रेस भी कर सकते हो तो करिएगा, लाइक कपड़ा लेकर, गर्म कपड़ा लेकर पानी में लाइक ये करके थोड़ा सा इसको ना, तो मुझे लगा था कि ऐसा ना हो वात कि गर्मी की वजह से फिर वो अच्छा, कैंसर सेल ना हो तो फिर फैलने लगे ना, इस वजह से मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मैं और अगर बताती हूँ कफज कुछ आहार विहार है पेशेंट के ना, कफज दिन में सोना, कफज आहार विहार कुछ है क्या? जैसा तुम लोग जो वर्किंग लोग हैं, कपस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नींद डिस्टर्ब है कि 10 बजे सो जाती है, 1 बजे उठती है तो फिर नींद ही नहीं आती है, 2 महीने से ऐसा आती है। अच्छा, अच्छा, नहीं अभी ये स्टार्ट कर देंगे तो नींद भी आने लग जाएगी ऐसे तो। बच्चे को पता के लाओ, ये जो भी लिखा है तो कंटिन्यू भी ये है तो थोड़ा सा दाह जलन भी होगा ना। और हमारे डॉक्टर्स भी बताइए कुछ, शुभ्रा जी। अच्छा, और कैसे विचार करें इसमें, कुछ आपका अनुभव हो तो बताइए डॉक्टर आशिया। यस मैम, और किसी का कुछ विचार हो तो बताइए प्लीज। आई थिंक कि ये ट्रीटमेंट से हो जाएगा मैडम मंदाकिनी जी, इससे हो जाएगा। ठीक है, मैं करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ बताइए मुझे, ये स्टार्ट कर दीजिएगा तुरंत पूरा। बट एक उसको सजेस्ट कर दीजिए ना, अभी 40 की है, मेनोपॉज हो गया है, तो एक बार मैमोग्राफी अगर कर लेती है तो अच्छा रहेगा ना, उसके लिए अच्छा रहेगा ना, वो आराम से मतलब ये रह जाएगी ना कि आगे कुछ टेंशन नहीं रहेगा। नहीं, बोली है वो मेरे को कि मैं 3 दिन बाद आती हूँ, फिर मैं आपसे अपने बेटे को लेकर के आऊंगी, तो फिर अगर वो जैसा भी होगा आप बता दीजिएगा, तो मेरा बेटा मेरा जांच करेगा। ठीक है, 3 दिन क्या हुआ। अच्छा, अच्छा, ओके मैम, और कुछ है? नहीं मैम। अच्छा, और किसी का कुछ अनुभव इसमें दुर्वादी घृत के बारे में तो बताइए प्लीज। आपके वहां हो गई गणपति पूजा मंदाकिनी जी? हमारे यहाँ होती है, आज बैठा दिए गए हैं गणेश जी। अच्छा, कैसे करते हैं? मैम हम लोग तो नॉर्मली ऐसे ही मतलब हमारे जो हम जैसे घर में ले आते हैं, बाकी के जो लोग नहीं लाते तो उनका एक सामूहिक बैठ जाता है कॉलोनीज में, फिर वहां से भी जाके पूजा करते हैं, नाचते गाते रहते हैं, बस अच्छा, ऐसे ही होता ऐसे है। मतलब ऐसे यहाँ पर भी वैसे ही होता है, ऐसे ही है। हाँ, जो ज्यादा मतलब डिवोटेड है वो अपने घर में सिंगल लाके पूजा कर देते हैं। अच्छा, ओके, और किसी को कुछ ऐड करना है तो बोलिए। ये आपने उन्हीं का रिपोर्ट भेजा है ना, पोटेशियम वगैरह, लिपिड प्रोफाइल वगैरह सारा? जी जी। अच्छा, बाकी तो कुछ नहीं है, शुगर वगैरह का भी कुछ नहीं है, फास्टिंग वन नहीं यार, कुछ भी नहीं है। एएफटी टेस्ट एलएफटी कुछ भी नहीं? एग्जामिनेशन भी किया था, कुछ सही है। हाँ, अच्छा, बाकी तो सब रिपोर्ट्स तो अच्छे हैं, मुझे लगता है मैं इसमें ये ट्रीटमेंट से तो हो जाना चाहिए, है ना? जी। और कोई विचार हो तो बताइए प्लीज। जैसे ये दुर्वादी घृत कमाल से काम करेगा अगर आप इसका अच्छे से सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो। अलग अलग व्याधियों में मैंने बता दिया है पूरा, और ये सिंपल है, मतलब इसके कोई नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, फायदे ही होंगे इसके साथ तो आराम से आप दे सकती है 10 ग्राम की मात्रा में। शुभा जी, अर्शिया जी, माधुरी, सुचिता, ओके, और अर्शिया जी आप बताइए। लिम्फ नोड सोलन हो जाते हैं तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है ना।
ओके, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज के लिए रुके फिर। यस मैम। चलिए आशिया जी बोलिए, आपने कुछ बोला बहुत नहीं। अच्छा बता। यस, हाँ आपका मैम, इसमें बहुत कुछ अच्छा अनुभव। बताया आपने। बहुत मैम, ऐसे दुर्वादी घृत तो नहीं यूज किया है, वो दुर्वा का ही सुना है। और वो पुंसवन के लिए भी हम्म, मतलब जमदग्नि सर के यहाँ देखा था कि वो सर मतलब पेशेंट को भी बोलते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा दुर्वा खाओ। अच्छा और दुर्वा स्वरस का भी यूज किया जाता है उसके लिए भी। अच्छा अच्छा, वो टाइप और में, अच्छा एक अच्छा। वैद्य को देखा, हाँ। और खाने के लिए भी बोलते प्रजास्थापन थे, और गण में इसका है ना ये। ब्लीडिंग वगैरह। हाँ, हाँ, इसलिए हम शायद सर ये ऐसा भी करते अच्छा होंगे। तरीका है खाने का। तो वैसे तो स्वरस हम लोग पी भी सकते हैं ना, जिनको भी अगर जरूरत है ऐसे पेशेंट्स को आप एडवाइस कर सकते हैं, बिल्कुल। और जिनमें लाइक गुस्सा पित्त का प्रकोप होता है बार बार रिपीटेडली, उनमें भी दिया जा सकता है वो। यस मैम। ओके, चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। आप सभी को फिर से एक बार गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और आज का हमारा बहुत ही जो गणेश जी का प्रिय हमने चुनाव किया था दुर्वा का। और आई थिंक हम सभी के लिए भी ये प्रिय ही है, क्योंकि इसके इतने सुंदर सुंदर परिणाम है, इतने अच्छे अच्छे फायदे हैं। तो वो कल पे भी बहुत अच्छे से हम लोग भी यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर हम लोग कल जुड़ेंगे आप सभी के साथ, ऐसे ही चर्चा चलती रहेगी। तो आज के लिए नमस्कार। थैंक यू मैम।